अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्नर्स। आज का हमारा टॉपिक लेक्चर नंबर 5 चैप्टर नंबर 1 से क्लास मेट्रिक गैसेस एक्सचेंज, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग की अगर बात की जाए तो ब्रीथिंग हमारे पास किस चीज़ को हम कहते हैं, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट फॉर गैसेस एक्सचेंज। कि गैसेस एक्सचेंज की जो फिजिकल मूवमेंट होती है हमारे चेस्ट के अप एंड डाउन होता है, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हमारे पास दो टाइप्स की होती है। इसके अंदर एक हमारे पास इंस्पायरेशन है, जिसको हम इनहेलेशन का वर्ड भी यूज करते हैं, जिसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इनहेलेशन। जबकि जो सेकंड वर्ड हमारे पास है एक्सपायरेशन, एक्सपायरेशन में हम एक्सहेलेशन का वर्ड भी यूज करते हैं। अच्छे, ब्रीथिंग जो हमारे पास है वो वैसे तो नॉर्मली तौर पर हम इसको पैसिव में पढ़ते हैं। पैसिव हम उस टाइप के ट्रांसपोर्ट या उस टाइप की एक्टिविटी को कहते हैं जिसके अंदर कोई एनर्जी यूज नहीं होती हो, विदाउट एनी एनर्जी जो फंक्शन परफॉर्म कर रहे होंगे हम, जिसके अंदर कोई हमारी बॉडी के अंदर कोई मॉलिक्यूल्स के ब्रेक डाउन नहीं होते हैं और उसके बगैर क्या हो कि ये प्रोसेस चल रहा हो, तो उसको हम कहते हैं पैसिव। बट अगर कोई शख्स एक्सरसाइज कर रहा है तो जाहिर सी बात है, या कोई बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग कर रहा है तो उस वक्त क्या होता है कि उसकी रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। जब रेट ऑफ रिस्पायरेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो उस कंडीशन के अंदर हम फिर क्या कहते हैं कि वो जो ब्रीथिंग होगी उसके अंदर क्या होगा कि उस ब्रीथिंग को हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट उसको हम क्या कहेंगे, एक्टिव कहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर एनर्जी यूज करता है। जबकि ब्रीथिंग की हमारी बात कर रहे तो हम क्या थे, फिजिकल मूवमेंट ऑफ चेस्ट, मतलब कि जो फिजिकल मूवमेंट हमारी चेस्ट किसी अप एंड डाउन होना, इस चीज को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। ब्रीथिंग के अंदर हमारे पास एक इंस्पायरेशन है, इंस्पायरेशन उसको जिसके अंदर क्या होता है, इनहेल करते हैं हम किस चीज को, O2 को। O2 को क्या करते हैं हम, इनहेल। अब O2 को इनहेल करने की अगर बात की जाए या O2 को इनहेल किस तरह से करते हैं, तो हमने लास्ट टॉपिक के अंदर देखा है, लास्ट टॉपिक के अंदर हमने देखा है कि इनहेलेशन का प्रोसेस हमारे पास क्या है, नेजल कैविटी से, मतलब एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से ये स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ पे होता है, जाकर के लंग्स पे। फिर एक्सपायरेशन की अगर एक्सपायरेशन को हम देखते हैं कि एक्सपायरेशन क्या है, तो एक्सपायरेशन हमारे पास क्या है कि रिलीजिंग आउट रेजिंग आउट ऑफ CO2, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड को हम बॉडी से बाहर निकालते हैं। इस प्रोसेस को हमने कहां पे देखा था, लंग्स के अंदर। जैसे लास्ट वाला टॉपिक था उसके अंदर हमने डिस्कस किया था कि इनहेलेशन के अंदर क्या होता है कि नेजल कैविटी के अंदर, मतलब कि नॉस्ट्रिल्स के थ्रू क्या होता है, हम इनटेक करते हैं ऑक्सीजन को, इनहेल करते हैं ऑक्सीजन को, और ऑक्सीजन जाकर कहां पहुंचती है हमारे पास, लंग्स के अंदर। लंग्स में जाकर के एल्वेलाई के ऊपर, फिर वहां से क्या होता है, वहां पे जाकर के चेंजिंग होती है कि वहां पे जो कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद होते हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं कहां पे, हमारे पास एल्वेलाई के अंदर, और इस तरह से भी क्या होता है कि वहां से एयर एक्सपायर कर जाती है। देन अगर बात की जाए कि इस मैकेनिज्म के अंदर कि किस तरह से इसका अमल होता है, तो इस अमल को करने के लिए तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। नंबर 1, हमारे पास जब ये फंक्शन परफॉर्म होता है तो उसके अंदर एक ग्रिप मसल्स, दूसरा डायफ्राम और चेस्ट कैविटी। इन तीनों के अंदर क्या आती है, चेंजिंग आ रही होती है। इन्हीं तीनों के बिहाफ पर हम क्या समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो हमारे पास इंस्पायरेशन है या फिर एक्सपायरेशन है, किस तरह से कि यहाँ पे ग्रिप मसल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसी तरह डायफ्राम भी हमारे पास क्या होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, जबकि चेस्ट कैविटी हमारे पास क्या कर जाएगी, इंक्रीज। चेस्ट कैविटी क्या होगी, इनहेलेशन के अंदर इंक्रीज कर जाएगी। सवाल ये हमारे ध्यान में आता है कि अगर इंसान जो पैदा हुआ तो उस वक्त सबसे पहला प्रोसेस कौन सा हुआ, तो उस वक्त हमें देखने को ये मिलता है, हमारी जो थीसिस है, हमारी थ्योरी जो है, उसके अंदर पता चलता है कि जो भी शख्स इस दुनिया में आता है वो सबसे पहला काम क्या करता है, इंस्पायरेशन करता है, मतलब कि सांस को इनहेल करता है। अच्छा, सिर्फ पैदा होने के वक्त ही नहीं, कि इंसान ने पैदा हुआ तो उस वक्त जो है इनहेलेशन का प्रोसेस करेगा, सबसे पहले जो है इनहेल करेगा। जब उसकी डेथ होती है, जो आखिरी सांस होता है वो भी क्या होता है, उसका इनहेल होता है। मतलब कि अगर जब वो पैदा हुआ तो भी क्या कर रहा है, इनहेल कर रहा है। जब वो मरता है तो उस वक्त भी क्या होता है, लास्ट जो सांस इनटेक करता है तो फिर वो रिटर्न नहीं होती। इसी तरह से अब हमारे पास इंस्पायरेशन क्या है कि जब हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को इनटेक करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं अंदर, इस तरह से कि हमने सांस लिया। जब सांस लिया तो क्या हुआ कि हमारी चेस्ट कैविटी अपवर्ड, मतलब कि चेस्ट कैविटी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज होगी तो जस्ट लाइक हम अगर किसी बैलून के अंदर एयर फिल करते हैं तो बैलून क्या होता है, जगह से बढ़ जाता है। उसके बाद ये जो रिब मसल्स हैं ये क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। किसके थ्रू, रिब मसल्स में हमारे पास मौजूद क्या होता है,
यहाँ पे इंटरकॉस्टल मसल्स मौजूद होते हैं जो आपस में क्या कर जाते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं ताकि क्या हो सके कि चेस्ट अपवर्ड हो सके, चेस्ट क्या हो सके, अपवर्ड हो सके। सर डायफ्राम जो होगा कॉन्टेक्ट कर जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं किस चीज के, ये कंपोजिशन ऑफ एयर। अच्छा, कंपोजिशन ऑफ एयर मतलब कि जो हम ब्रीथिंग करते हैं, ब्रीथिंग के प्रोसेस के अंदर जो एयर को हम इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, जो एयर हम इनहेल कर रहे हैं या एक्सहेल कर रहे हैं, उस एयर के अंदर जो एयर की कंपोजिशन है, उस वो जो एयर होता है वो किस चीज से बना हुआ होता है, मतलब कौन कौन सी गैसेस होती है उसके अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। तो कंपोजिशन ऑफ एयर की अगर बात की जाए, जो चीज हम इनहेल कर रहे हैं उसके अंदर हमारे पास क्या है, O2 है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, टेम्परेचर, डस्ट पार्टिकल्स। तो अगर इनहेल एयर की बात की जाए तो हमारे पास इनहेल हम जो करते हैं वो कितना है, 21% इनहेल करते हैं, जबकि 16% जो है वो हम क्या करते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो हमसे एक बहुत ही छोटा सा सवाल भी पूछा जा सकता है एमसीक्यूज के अंदर, बहुत आसान सा सवाल, वो ये पूछा जा सकता है कि हम जब एयर को इनहेल करते हैं, जब हम कंपोजिशन ऑफ एयर जो हमारे पास है उसके अंदर ऑक्सीजन को हम कितने परसेंट यूज करते हैं, किस चीज के लिए, अपनी बॉडी में रिस्पायरेशन के प्रोसेस के लिए। तो हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कितना परसेंट है, कि 5% जो है हम क्या करते हैं, हमारी बॉडी क्या करती है, यूज करती है, अदरवाइज तमाम के तमाम को क्या करती है, रिटर्न करती है। क्यों कि 21 में से रिटर्न जो करते हैं 16%, जो बच गया वो कितना बच गया, 5%। जबकि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास कितना होता है, 0.04% क्या करते हैं हम, इनहेल करते हैं, मतलब बहुत ही कम मिकदार के अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसको इनहेल कर रहे हैं। जबकि रिटर्न की अगर बात की जाए तो रिटर्न हमारे पास कितना होता है, 4%। तो इट्स मीन हमें एक बात समझ में आती है कि जो हमने इनटेक किया है, इनहेल जो किया है वो बहुत ही कम मिकदार में, लेकिन जब वापस कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मिकदार में, और यहाँ पे जब इनहेल कर रहे हैं तो बहुत ज्यादा मिकदार के अंदर कर रहे हैं, जब वापस कर रहे हैं तो बहुत ही कम मिकदार के अंदर। तो ये जो है ये हमारे पास किस लिए यूज हो जाता है, ये हमारे पास जो यूज होता है किस चीज के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। उस रिस्पायरेशन के अंदर जब फूड मॉलिक्यूल्स टूटते हैं तो उसके अंदर निकलता क्या है, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जब लंग्स में पहुंचता है तो लंग्स इसको जो 0.04% लिया था उसको 4% के अंदर कन्वर्ट करके क्या करता है, रिटर्न करता है, मतलब कि ज्यादा तादाद के अंदर रिटर्न करता है। अब एंड जो हमारे पास है नाइट्रोजन है, ये हमारे पास क्या है, 79% वैसे ही लेते हैं और इसको बॉडी हमारी यूज नहीं करती है, ना हमारी बॉडी के अंदर ये चीज बन रहा है, इसकी फॉर्मेशन हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसको वापस ही रिटर्न क्या कर देंगे हम, 79% को दोबारा से रिटर्न कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो हमारे पास है वो है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स की अगर बात करते तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल मतलब जो उस वक्त उस एयर के अंदर मौजूद होगी उसको हम क्या करेंगे, इनहेल करेंगे। बट जब बात की जाए कि रिटर्न की तो वहां पे हमारे पास होता है क्या चीज, सैचुरेटेड। वहां पे क्या हमारे पास, सैचुरेटेड। सैचुरेटेड किसको कहते हैं, जब कोई चीज क्या हो जाए, एक मिकदार के अंदर रह जाए, मतलब उसके बाद उसकी और जगह मौजूद ना हो। मिसाल के तौर पे इस तरह से हमने एक जार बनाया, इसके अंदर हमने वाटर मॉलिक्यूल्स रखा, वाटर हमने फिल कर लिया और उसके अंदर चंद दाने क्या डाल लिए, सॉल्ट्स के, चंद दाने हमने सॉल्ट्स के डाले। अब इसको सॉल्यूशन बनाना है, इसको क्या करना है, सॉल्यूशन। जब ये मिल जाए दोबारा से इसके अंदर से क्या, इसके अंदर क्या करेंगे हम, दोबारा से नमक, जब ये मिल जाए दोबारा से इसके अंदर क्या करना है, नमक डाला और नमक डाला। एक वक्त आएगा कि नमक मिलना खत्म हो जाए, तो उस वक्त उसको हम क्या कहेंगे कि ये जो सॉल्यूशन है वो क्या है, सैचुरेटेड है। तो मतलब जब हमारे पास एयर वापस आ रहे होते हैं उसके अंदर जितनी भी तादाद होती है, जितनी भी कैपेसिटी होती है किस चीज, वाटर होल्ड करने की, तो सारे के सारे क्या होते हैं, बाहर आ रहते हैं। देन अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो टेम्परेचर हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। टेम्परेचर मतलब जो एटमॉस्फेयर होगा वो यहाँ पे क्या करेगा, इनहेल करेंगे। जाहिर सी बात, अगर गर्मी के दिन में हम जब इनहेल करते हैं, गर्मी के दिन में हम सांस लेते हैं, हमें महसूस होता है कि यार बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है, इन्फ्लेशन हो रहा है, तो ये वेरिएबल तो इनटेक करेगा। जब रिटर्न की बारी आएगी तो वो वेरिएबल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, अपनी बॉडी टेम्परेचर के मुताबिक 37 डिग्री सेल्सियस में क्या करेगा, इसको रिटर्न कर रहा होगा। अब सर्दी के दिन में ऐसा तो नहीं होगा कि जब हम एक्सहेल करें तो बहुत ज्यादा कूलिंग इफेक्ट हमें मिले, नहीं, उस वक्त भी आप महसूस करेंगे। जब सर्दी के दिन होगा आप चेक करेंगे
तो यहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा टेम्परेचर राइज हमें नजर आता है कि 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर ये चीजें मिलती है। डस्ट पार्टिकल भी सेम हमारे पास कि जो हम एयर के साथ वेरिएबल क्या कर रहे होंगे, कैरी करेंगे। बट रिटर्न की जब बात हो जाएगी कि जब हम रिटर्न करेंगे तो उस वक्त नन होगा। नन हम कहते हैं जिसको जहां पे एक भी जर्रा मौजूद ना हो डस्ट पार्टिकल का। क्यों? क्योंकि डस्ट पार्टिकल इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने पढ़ा है कि जब हम पढ़ रहे थे नेजल कैविटी, ठीक है, जब नेजल कैविटी पढ़ा था तो एक्सटर्नल और इंटरनल नॉस्ट्रिल्स के दरमियान, मतलब ये जो कैविटीज हैं इसके अंदर हमारे पास क्या मौजूद है, मकस मौजूद है और जाकर के क्या मौजूद है, हेयर मौजूद है। ये हेयर और म्यूकस क्या करते हैं, इसको यहीं पे ट्रैप कर लेते हैं, रोक लेते हैं, इसको आगे जाने नहीं देते। जब ये आगे पहुंचता नहीं है तो जाहिर सी बात है इसको रिटर्न कुछ मिलता नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं कि रेट ऑफ ब्रीथिंग की, कि रेट ऑफ ब्रीथिंग हमारे पास क्या है। रेट ऑफ ब्रीथिंग अगर देखा जाए तो रेट ऑफ ब्रीथिंग हमने दो तरीके से रखा है। एक हमारे पास नॉर्मल कंडीशन के अंदर, एक हमारे पास ड्यूरिंग एक्सरसाइज। जो हमारी बुक भी ये कहती है कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज क्या होता है। अगर हम बात करते हैं कि नॉर्मल कंडीशन के अंदर, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास किस तरह के जो ब्रीथिंग रेट है वो क्या चल रही हो। तो नॉर्मल के अंदर हम देखते हैं तो नॉर्मल के अंदर हमारे पास जो निकलता है वो क्या होता है कि 1 मिनट के अंदर 16 to 20 टाइम्स, ठीक है, पर मिनट। कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास क्या होता है कि 16 से 20 दफा हम सांस लेने का अमल करते हैं। मतलब कि ब्रीथिंग जो हमारे पास है मैकेनिज्म है, मतलब कि चेस्ट का अपवर्ड होना, डाउनवर्ड होना, इसके अंदर क्या होता है कि 16 से 20 दफा क्या करते हैं हम इसके अंदर, जब हम रेस्ट पीरियड में होते हैं। इट्स मीन अभी हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं। तो इस वक्त जो हमारे बॉडी का मैकेनिज्म होगा ब्रीथिंग के लिए वो हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल होगा। कितना? 16 to 20। बट अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज बात की जाए तो ये अप टू 30 to 40 टाइम्स ठीक है, पर मिनट्स। कि 1 मिनट के अंदर हमारे पास तकरीबन 30 से 40 दफा इंक्रीज कर जाता है। अब ये होता कैसे है ये देखते हैं। तो ये बहुत आसान से है। किस तरह से कि यहां पे तो कोई भी ग्रेटर फंक्शन नजर नहीं आ रहा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर है। जब नॉर्मल कंडीशन के अंदर है तो कोई इशू नहीं है, बिल्कुल आराम से जो बॉडी हमारी ब्रीथ कर रही है उसके अंदर कोई इशू नहीं है। लेकिन जब एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं तो जब एक्सरसाइज देखो, जब एक्सरसाइज शुरू किया ना, जब क्या किया हमने, एक्सरसाइज किया, ठीक है। जब एक्सरसाइज किया है तो जाहिर सी बात है कि रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। जब रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज करेगा मतलब कि फूड पार्टिकल्स जो हमने इंटेक किए थे, जो हमने फूड खाए थे, उस फूड को क्या होगा कि स्पीड में ब्रेक करना शुरू करेगा। जब फूड स्पीड में ब्रेक होगा तो मतलब ये रेस्पिरेशन के प्रोसेस के अंदर CO2 क्या हो जाएगा, बहुत स्पीड में निकलना शुरू हो जाएगा। CO2 बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाएगा। जब CO2 बहुत स्पीड में बनेगा तो जाहिर सी बात है कि इसको बॉडी से बाहर भी करना होगा, और इसको बॉडी से बाहर करने के लिए लंग्स के पास आकर के जमा हो जाएगा, लंग्स के पास आएगा। जब लंग्स के पास पहुंचेगा तो लंग्स इस क्या करेगा, इस फंक्शन को फास्ट कर देगा। कौन से फंक्शन को? ब्रीथिंग के फंक्शन को। ब्रीथिंग के फंक्शन को क्या कर देगा, फास्ट कर देगा। मतलब जितने स्पीड में CO2 बाहर की तरफ निकलेगा उतने ही स्पीड में क्या होगा, O2 की रिक्वायरमेंट भी होगी। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा O2 होंगे उतने ज्यादा क्या होगी, रिस्पायरेशन होगी। क्योंकि रिस्पायरेशन करवाता कौन है, O2। और अगर O2 ना पहुंचे, मतलब कोई ऐसी जगह पे हम जहां पे क्या हो जाए कि ऑक्सीजन का लेवल डाउन हो जाए और हमारी बॉडी फिर भी एक्सरसाइज में या दूसरे काम में मशगूल रहे, तो उस वक्त ये होता है कि उस वक्त क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस, एनाएरोबिक रिस्पायरेशन शुरू हो जाता है। तो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होते वक्त या फिर हम कहते हैं कि ड्यूरिंग एक्सरसाइज के टाइम पे हमारे पास तकरीबन जो हमारे जो बॉडी जो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग है, वो क्या करती है, 30 से 40 दफा कर रही होती है पर मिनट के अंदर। तो आज जो हमने डिस्कस किया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग के अंदर, ब्रीथिंग हमने देखा कि भाई हमारे पास क्या है। अच्छा, इस वक्त अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है, पैसिव है। ये हमारे पास क्या है, पैसिव। जबकि अगर ड्यूरिंग एक्सरसाइज की बात की जाए तो ये क्या है, एक्टिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एक्टिव वर्क। क्योंकि इसके अंदर क्या होगी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, इसके अंदर एनर्जी यूज करेगा, जबकि इसके अंदर एनर्जी को यूज नहीं कर रहा होगा। नॉर्मल वे के अंदर कोई एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती।
आज जो हमने डिस्कस किया है वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग को देखा है चैप्टर नंबर 10 से क्लास मैट्रिक के अंदर, और टॉपिक नंबर हमारा 5 था, लेक्चर नंबर 5 था, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। ब्रीथिंग हमारे पास दो टाइप्स के थे, दो टाइप्स में से एक इंस्पायरेशन और दूसरा एक्सपायरेशन। इंस्पायरेशन को हम इनहेलेशन भी कहते हैं, और जो हमारे पास नेक्स्ट है जिसको हम एक्सपायरेशन कहते हैं उसको हम एक्सहेलेशन भी कहते हैं। इंस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि सांस को अंदर लिया जाता है, जबकि एक्सपायरेशन के अंदर क्या होता है कि सांस को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर कंपोजिशन ऑफ एयर। जाहिर सी बात है जब हम सांस जो इनटेक कर रहे हैं या आउटटेक कर रहे हैं तो उसके अंदर किस चीज को इनटेक कर रहे हैं, एयर को इनटेक कर रहे हैं। तो एयर की कंपोजिशन को देखा कि एयर जो हमारे पास है वो कितने परसेंट इनहेल करते हैं और कितने परसेंट जो एक्सहेल करते हैं। अब सवाल एक ये उठता है कि जो इनहेल कर रहे हैं 21%, ये हमारे पास 79, इन दोनों को जब हम काउंट करते हैं तो ये तो 100% हो गए। जब ये 100% हो गए, क्या हो गए 100%, जब 100% हो गए तो बाकी ये O2 CO2 जो है ये किधर जाएगा, इसकी तो जगह ही नहीं। और ये बहुत सारे गैसेस हैं जो हम क्या कर रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं और वापस फेंक रहे हैं, तो वो सारी की सारी चीजें कहाँ जाएंगी। बट याद रखिएगा ये जो 21% है ना, ये इक्वल टू 20% नहीं है, बल्कि क्या है, ये राउंड ऑफ हुआ है। ये हमारे पास है 20.5 और ये 79 है, इसको भी हम 79 राउंड ऑफ करके लिखते हैं। ये हमारे पास मौजूद कितना है 78.5। तो ये दोनों जो है राउंड ऑफ होकर के लिखा हुआ है। तो जो हमारे पास 1% बचता है, मतलब कि अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये होते हैं टोटल 99%। कितना होता है 99। तो ये जो 99% में से फिर 1% बचता है, वो 1% इन सब चीजों के अंदर क्या होता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। क्लियर है। तो आज हमने इस चीज को देखा, फिर उसके बाद जाकर के हमने ब्रीथिंग रेट चेक की कि ब्रीथिंग रेट जो हमारे पास नॉर्मल के अंदर, जो नॉर्मल बॉडी है उसके अंदर ब्रीथिंग रेट क्या होगी 16 to 20 टाइम्स पर मिनट के अंदर। जबकि अगर बात की जाए किस की, ड्यूरिंग एक्सरसाइज की, तो वहां पे हमारे पास जो रेट ऑफ ब्रीथिंग है वो इंक्रीज कर जाती है अप टू 30 to 40 टाइम्स। और उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि वहां पे ऑक्सीजन, क्योंकि ज्यादा मिकदार में एनर्जी चाहिए होती है बॉडी को, तो उतने ज्यादा मिकदार में क्या होता है कि फूड पार्टिकल्स को हम ब्रेक करते हैं। फूड पार्टिकल जब ब्रेक करते हैं तो उतनी मिकदार के अंदर क्या होता है कि हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड जमा होते हैं, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर क्या होता है रिलीज करना पड़ता है। जाहिर सी बात है जब बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है तो बहुत ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा, बहुत जल्दी करना पड़ेगा। तो उस वक्त में क्या होता है कि हमारी जो एक्सपायरेशन और इनहेलेशन है इसकी रेट क्या होती है, बढ़ जाती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ब्रीथिंग की जो रेट होती है क्या होती है ड्यूरिंग एक्सरसाइज इंक्रीज कर जाती है। टॉपिक में हमने जो देखना था वो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग वो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट किया है। अब अगर आपको कोई सवाल है तो आप नीचे दिए गए नंबर व्हाट्सएप पे भी हमसे राब्ता कर सकते हैं, और नीचे कमेंट्स में भी हमें क्या कर सकते हैं, इतला दे सकते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है। बाकी इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।